स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोशियो की पॉइंट पर। तो आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो कि समाज शास्त्र से संबंधित सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये उपयोगी है। तो आज का ये जो MCQज है ये सामाजिक मानदंडों पर आधारित है। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ रखा है सामाजिक मानदंडों के बारे में, जिसमें लोकरीति, लोकाचार, प्रथाएं और मूल्यों पर चर्चा की गई है। तो अगर आपने वो वीडियो पहले नहीं देखा है तो उसे भी जा करके जरूर से जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये MCQज। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है कि नकारात्मक रूप से रूढ़ियों को कहा जा सकता है। नकारात्मक रूप से रूढ़ियों को क्या कहा जा सकता है? तो समाज में जिन कार्यों को करने से सख्त मनाही होती है उसे ही क्या कहते हैं, उन्हें अनैतिक माना जाता है या उसे टैबू कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा टैबू। टैबू का मतलब ही क्या होता है? निषेध। निषेध यानी कि नकारात्मक रूप से क्या कहा जा रहा है, उससे कहा जा रहा है कि मतलब उसको मत करो, मनाही है उसे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि वह व्यवहार जिसमें सामाजिक नियम का उल्लंघन होता है किंतु दंड नहीं मिलता क्या कहलाता है? प्राथमिक विचलन कहलाता है या द्वितीयक विचलन या नवाचार के रूप में उसे जानते हैं या अपवर्तन के रूप में उसे परिभाषित किया जा सकता है। मतलब कौन सा ऐसा व्यवहार है जिसमें नियम तोड़े जा रहे हैं लेकिन उसके लिए कोई दंड नहीं मिलता है? तो लेमर्ट कहते हैं, लेमर्ट के अनुसार हम लोग जान लेते हैं कि ये कहते हैं कि प्राथमिक विचलन वह व्यवहार है जो सामाजिक मानदंडों को तोड़ता है लेकिन व्यक्ति की आत्म छवि या सामाजिक स्थितियों में अस्थायी रूप से कोई भी ऐसा हानि नहीं होता है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राथमिक विचलन। प्राथमिक विचलन में क्या किया जाता है? नियमों के उल्लंघन के बावजूद भी दंड नहीं मिलता है। उसमें लोक रीतियों के तहत थोड़ा सा उपहास कर दिया जाता है या डांट दिया जाता है, ऐसे किया जाता है, तो उसे प्राथमिक विचलन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है कि नवीनता के लिए सामाजिक व्यवहार के स्वीकृत प्रतिमानों में परिवर्तन को कहा जाता है। नवीनता के लिए सामाजिक व्यवहार के जो स्वीकृत तौर तरीके हैं उसमें परिवर्तन को क्या कहा जा सकता है? नवीनता के रूप में उसे लिया जा सकता है या फैशन के रूप में, नवाचार के रूप में या अपवर्तन के रूप में क्या हो जा सकता है? तो कहा जाता है कि जब समाज में स्थापित जो भी तौर तरीके हैं, ये जो भी आधुनिकता या नवाचार है, नयापन है, लाने के लिए जो भी बदलाव किया जाता है उसे ही क्या अक्सर हम लोग कहते हैं? फैशन। उसे क्या कहते हैं? फैशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फैशन के रूप में इसे परिवर्तन किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सभी मनुष्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे वस्त्र धारण करेंगे या अपने मृतकों को दफनाएंगे। ये एक उदाहरण है, ये किस चीज का उदाहरण है? जनरीतियों का उदाहरण है या आदर्श प्रतिमानों का उदाहरण है या सामाजिक मूल्यों का उदाहरण है या रूढ़ियों का उदाहरण है? तो किसका उदाहरण हो जाएगा? ये लोकाचार यानी कि रूढ़ियों का उदाहरण है। ये क्या अनिवार्य, जो मतलब अपेक्षित व्यवहार नहीं है, ये अनिवार्य व्यवहार है, आवश्यक व्यवहार है। लोकाचार क्या होता है? आवश्यक व्यवहार है। तो लोकरीति से ये अपेक्षा की जाती है ना कि ये व्यवहार ऐसा आपको करना है, लेकिन लोकाचार में क्या होता है? आवश्यक व्यवहार होता है। तो व्यक्ति या समाज से जो भी अपेक्षाएं होती हैं उनमें अगर दबाव छिपा रहता है तो वे ही क्या कहा जाता है? रूढ़ियां कहा जाता है। तो ऐसा जो अपेक्षा की जाती है कि वो वस्त्र पहनेंगे, यानी कि अपनी मर्जी से चाहे जैसा भी वस्त्र पहने, लेकिन बिना वस्त्र पहने नहीं रहेंगे। उसी तरह मृतकों को दफनाएंगे या अपनी संस्कृति के अनुसार उसका दाह संस्कार करेंगे या कुछ भी करेंगे। तो उसे ही क्या कहते हैं? उसे रूढ़ियां कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन एकरूपता का प्रमुख स्रोत है?
इनमें से कौन एकरूपता का प्रमुख स्रोत है? ए है भौतिक अनुशस्तियाँ, दूसरा है पुरस्कार, तीसरा है सामाजिक प्रतिमानों का आंतरीकरण और चौथा है अस्वीकृत। तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक प्रतिमानों का आंतरीकरण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब व्यक्ति समाज के नियमों को अपने स्वभाव का हिस्सा बना लेता है तो समाज में एकरूपता बनी रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि लोक रीतियाँ रूढ़ियाँ बन जाती हैं। जब लोक रीतियाँ कब रूढ़ियाँ बन जाती हैं? तो ऑप्शन ए है कि उनका पूरा किया जाना समूह के लिए आवश्यक या महत्वपूर्ण माना जाने लगता है। बी है समाज उनके उल्लंघन के प्रति अधिक सहिष्णु दृष्टि अपनाता है। और सी है कि लोग उनके उल्लंघन पर अनौपचारिक प्रतिबंध और हल्की फुल्की आलोचना करते हैं। या डी है कि उनके साथ उचित और अनुचित का नैतिक विचार संबंधित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। रूढ़ियाँ लोक रीतियाँ कब लोकाचार में बदल जाती हैं? जब रूढ़ियों को हम क्या कह सकते हैं? इसको लोकाचार भी बोलते हैं, रूढ़ियाँ भी बोलते हैं। तो ये लोक रीतियाँ हैं वो लोकाचार में कब बदल जाती हैं? तो उनका पूरा किया जाना, जो भी हमारे रीति रिवाज है उनका पूरा किया जाना समूह कल्याण के लिए आवश्यक या महत्वपूर्ण माना जाने लगता है, तो वही लोक रीति लोकाचार में परिवर्तित हो जाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जनरीतियाँ तथा रूढ़ियों की रचना, उनका रख रखाव तथा उनका क्रियान्वयन करने का कार्य प्रमुखता है। किसे ये कार्य करने की प्रमुखता है? तो ऑप्शन ए है वैधानिक व्यवस्था के द्वारा होता है। रूढ़ियों और जनरीतियों का निर्माण कैसे होता है? वैधानिक व्यवस्था के द्वारा या राजतंत्र के द्वारा या जन भावनाओं के द्वारा या अभिजन समूहों के द्वारा। किसके द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा जन भावनाओं के द्वारा, यानी कि लोगों की भावनाओं के द्वारा। क्योंकि समाज में जो भी आवश्यकताएं होती हैं उसके पूरा करने के लिए समाज में कुछ रूढ़ियों को, कुछ लोकाचार और लोक रीतियों को बनाया जाता है। तो ये किसके द्वारा बनाया जाता है? ये जन भावनाओं के, यानी कि लोगों के द्वारा ही बनाया जाता है। तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अनौपचारिक अनुशस्तियों में क्या शामिल है? चिढ़ाना, उपहास करना या परिवार के सदस्यों या मित्रों द्वारा अनुमोदन की स्पष्ट अभिव्यक्ति या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अनौपचारिक जो अनुस्थितियों में क्या है कि ये सारे के सारे सम्मिलित होते हैं। चिढ़ाना भी या क्या कह सकते हैं उपहास करना भी, क्योंकि ये अनौपचारिक है। औपचारिक में क्या हो जाएगा? कानूनी हो जाएगा। लेकिन ये सब क्या है? अनौपचारिक है। चिढ़ाना हो गया, उपहास करना या परिवार के सदस्यों के द्वारा या मित्रों के द्वारा में इसे उपहास कर देना, ये सब क्या हो जाता है? अनौपचारिक अनुस्थितियों के में ये शामिल है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि किसने समस्त सामाजिक आदर्श नियमों को 3 कोटियों जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ और कानून में विभाजित किया है? किसने जनरीतियों को किसने सामाजिक आदर्श नियमों को 3 भागों में बांटा है? जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ और कानून। तो ये बांटते हैं बीयरस्टीड। क्या हो? कौन? बीयरस्टीड। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर में यह वर्गीकरण किया है। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कि सामाजिक मूल्यों का आंतरीकरण जिसके द्वारा होता है वह है। सामाजिक मूल्यों का आंतरीकरण कैसे होता है? विवेकीकरण के द्वारा, शिक्षा के द्वारा या सामाजिकरण के द्वारा या संचार के द्वारा। किसके द्वारा होगा? तो ये होगा सामाजिकरण के द्वारा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिकरण। क्योंकि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है
व्यक्ति के समाज के मूल्यों और मानदंडों को सीखता है। व्यक्ति जो है सामाजिक मानदंडों और मूल्यों को सीखता है, उसका आंतरिकरण करता है। ये किसके तहत होता है? समाजीकरण के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से किससे भयभीत होकर समाज के सदस्य जनरीतियां और रूढ़ियों का पालन करते हैं? किससे भयभीत होकर के? कानून से, भगवान से, किससे भयभीत होकर के लोग जो है क्या करते हैं? जनरीतियों या रूढ़ियों का पालन करते हैं। विश्वास से या प्रतिमान से, अभिमति से या मूल्यों से? किससे? किससे आखिर? तो ये अभिमति से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो समाज है, समाज में नकारात्मक प्रक्रिया या दंड के डर से लोग क्या करते हैं? इसका पालन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्वास क्या है? विश्वास है क्या? तो ये आदिवासी ज्ञान है। विश्वास जो है क्या आदिवासी ज्ञान है या परीक्षित अनुभवात्मक ज्ञान है, न सच है या न झूठ है या व्यवहारिक ज्ञान है? क्या है विश्वास? आखिर क्या है? तो ये न सच है न झूठ है, क्योंकि विश्वासों के आधार पर ही व्यक्ति प्रथाओं, नियमों और धर्म आदि का पालन करता है। विश्वास किसी वस्तु या विचारधारा को सही मानने की स्वीकृति है। विश्वास क्या है? किसी वस्तु या विचारधारा को सही मानने की स्वीकृति है। यह मानसिक मस्तिष्क की वह स्थिति है जो किसी व्यक्ति या वस्तु में आस्था या भरोसा व्यक्त करती है। यह भावनाओं और परंपराओं पर आधारित होता है। विश्वास जो है वह भावनाओं और परंपराओं पर आधारित होता है, जिन्हें वैज्ञानिक रूप से सिद्ध या असिद्ध नहीं किया जा सकता। इसीलिए क्या है? ये ना सच है और ना झूठ है, बस ये विश्वास है। मतलब आस्था या भरोसा नहीं है, इसी पर आधारित होता है। इसी के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सामाजिक मूल्य मुख्यतः क्या है? सांस्कृतिक अवधारणा है या आर्थिक अवधारणा है या राजनीतिक अवधारणा है या आध्यात्मिक अवधारणा है? मूल्य क्या है? सांस्कृतिक अवधारणा है या आर्थिक है या राजनीतिक है या आध्यात्मिक है? तो ये कौन सा अवधारणा हो जाएगी? ये सांस्कृतिक अवधारणा है। मूल्य क्या है? एक संस्कृति की अवधारणा है, क्योंकि मूल्य किसी संस्कृति के वे मानक होते हैं जो ये बताते हैं कि क्या वांछनीय है या क्या अवांछनीय है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि समाजशास्त्र की सस्ती से बोध होता है। समाजशास्त्र में सस्ती से बोध होता है केवल पुरस्कारों से, केवल दंड से, या पुरस्कार एवं दंड से, या अनुमोदन से? तो सस्ती जो है ये सकारात्मक यानी कि पुरस्कार और नकारात्मक यानी कि दंड, दोनों से ही क्या है? ये बोध कराता है। तो इसका इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुरस्कार एवं दंड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें है कि निम्नलिखित में से सामाजिक प्रतिमान नहीं है। इसमें से कौन सा सामाजिक प्रतिमान नहीं है? रूढ़ियाँ, जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ, निषेध या जादू? इसमें से कौन सा जो है सामाजिक प्रतिमान नहीं है? तो सामाजिक प्रतिमान या मानदंडों की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा था? जनरीतियों के बारे में, रूढ़ियों के बारे में और निषेधों के बारे में पढ़े हैं ना। तो जादू क्या होता है? कि जादू एक विश्वास की या प्रक्रिया होता है, लेकिन रूढ़ियाँ, जनरीतियाँ या निषेध ये क्या है? सामाजिक मानदंड या प्रतिमान या नियम है। तो ये तीनों तो आते हैं इसमें, लेकिन जादू नहीं आता। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सामाजिक प्रतिमानों में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें है कि उदारता, उच्च पद पाना या भौतिक वस्तुओं पर स्वामित्व या समय की पाबंदी या देशभक्ति के उदाहरण हैं। ये सब किसके उदाहरण है? देशभक्ति के उदाहरण है। इन्हें कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाएगा? मूल्य कहा जाएगा
नैतिक आचरण कहा जाएगा, या व्यक्तिगत मत, अपना अपना मत कहा जाएगा, या लोकाचार कहा जाएगा? इसे क्या कहा जाएगा? तो जॉनसन्स ने जो भी उच्च कोटि के मूल्य हैं, जो भी उच्च कोटि के मानदंड है, उसे ही मूल्य कहते हैं। तो इसमें है उदारता, या उच्च पद पा जाना, या स्वामित्व, या समय की पाबंदी, या देशभक्ति, ये किसके उदाहरण हो जाते हैं? ये मूल्यों के उदाहरण हो जाते हैं। तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूल्य। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सवयी मूल्य, विशिष्ट मूल्य, सामाजिक मूल्य तथा सांस्कृतिक मूल्य, चार भागों में मूल्यों के को किसने वर्गीकृत किया है? एच फीचर ने, या ताश ने, या सीएम केस ने, या आर के मुखर्जी ने? किसने किया है इस चार भागों में विभाजित? तो ये करते हैं सीएम केस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, कि क्या मूल निरपेक्ष समाज में संभव है? तो नहीं भाई, कोई भी समाज मूल निरपेक्ष नहीं हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, कौन व्यवहार को सबसे अधिक नियंत्रित करता है? व्यवहार को सबसे ज्यादा नियंत्रित कौन करता है? फैशन करता है, और ए है फैशन, परिपाटी, संस्था या प्रथा। कौन जो है वो व्यवहार को अधिक नियंत्रित करता है? तो ये प्रथाएं जो है वो व्यवहार को अधिक नियंत्रित करती हैं। संस्थाएं भी करती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन करता है? प्रथाएं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें है कि प्रथा जो है समाज द्वारा अनुमोदित कार्य प्रणाली है। प्रथा समाज द्वारा अनुमोदित कार्य प्रणाली है। यह किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? अगस्ट कॉम्ट के द्वारा, मैक्स वेबर के द्वारा, मैकियावेली पेज के द्वारा, या इमाइल दुर्खिम के द्वारा? तो ऐसा किसने कहा है कि प्रथा समाज द्वारा अनुमोदित कार्य प्रणाली है? तो ये कहते हैं मैकियावेली पेज। तो इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि आप लोग का ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर हमारा क्लास अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप हमारे वीडियो पे लास्ट तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।